कैसे हुए सभी लोग और कैसी चल रही है नीट की तैयारी। मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और उस तैयारी में थोड़ा सा और पुश देने के लिए मैं लेकर आई हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट फिजिक्स या जेईई फिजिक्स का ये तीसरा वीडियो, जिसके अंदर हम करेंगे एक क्विक रिकैप कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स लॉज, इन तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि हमारे पास और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे। कहीं पे करंट निकालना है, कहीं वोल्टेज निकालना है, तो वहाँ पे जो है कुछ लॉज हैं जो बड़े हेल्पफुल होंगे, जैसे कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये लॉ ये कहता है कि एट अ जंक्शन सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितने आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं दोनों का सम एक दूसरे के बराबर होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये एक जंक्शन है, ठीक है, और ये जो है अलग अलग तरफ से इस जंक्शन के अंदर करंट्स आ रही हैं या जा रही हैं। लेट्स से कि I1 करंट जंक्शन के अंदर आ रही है, I2 जंक्शन से बाहर जा रही है, I3 जंक्शन के अंदर आ रही है, I4 भी जंक्शन के अंदर आ रही है, I5 जंक्शन से बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब इस लॉ के हिसाब से कौन सी करंट्स जंक्शन के अंदर आ रही हैं? अंदर आने वाली करंट्स हैं I1, I3, I4, और कौन सी करंट्स हैं जो जंक्शन से बाहर जा रही है? वो है I2 और I5। ठीक है, तो इस लॉ के हिसाब से जो भी एंटर कर रही हैं उनका सम, दैट इज I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जो भी बाहर जा रही हैं उनका सम, यानी कि I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही बात है, राइट? और ये जो लॉ है जंक्शन लॉ, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इस लॉ में ये कहते हैं कि जो भी करंट आ रहा है वो जो जा रहा है उसके बराबर है, इसका क्या मतलब है? यानी कि उस पॉइंट पे जो है कुछ रहा नहीं, जो आया वही, जितना आया उतना गया। तो इससे हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है नहीं। तो ये लूप लॉ जो है ये मोस्टली क्लोज्ड लूप्स के लिए है, क्लोज्ड सर्किट्स के लिए है। और ये लॉ कहता है कि इन अ क्लोज्ड लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs is equal to algebraic sum of product of resistances and their respective currents। मतलब किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितने भी EMFs हैं उनका सम जो है हमेशा किसके बराबर होगा? उसी सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो रेजिस्टेंसेस और करंट का जो प्रोडक्ट है उसके सम के बराबर होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तभी अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक क्लोज्ड सर्किट है, इसको पहले नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज ABCDEF। ठीक है, और यहाँ पे दो सेल्स हैं, EMF उनका है E1 और E2, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी हैं R1 और R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, अब हम इसका करंट फ्लो का पहले डायरेक्शन देख लेते हैं इसमें। तो लेट अस से जो E1 सेल है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1 और जो E2 है उसमें से फ्लो कर रहा है I2। तो I1 यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ चला जाएगा, उसी तरह I2 यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट। उसी तरह से ये I1 प्लस I2 यहाँ जाएगा तो इधर से I1 चला जाएगा, इधर से I2 चला जाएगा। कंप्लीट हो गया? ठीक है, अब हम देखते हैं कि किरचॉफ्स लूप लॉ को हम अप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हमें याद रखने होंगे। पहला स्टेप, अज्यूम एनी डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम कोई भी एक लूप को कंसिडर करते हैं। हम एक क्लोज्ड लूप कंसिडर करते हैं, ABCDA। ये जो छोटा वाला लूप है इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है,
सबसे पहला स्टेप क्या है, एज्यूम एनी डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम करना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमारी खुद की मर्जी पे। तो जैसे मान लीजिए हमने ये डायरेक्शन एज्यूम किया क्लॉकवाइज टाइप्स, ठीक है, हो गया। दूसरा स्टेप है ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होगा इफ एज्यूम डायरेक्शन इज लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो डायरेक्शन हमने ऐसे एज्यूम किया है, ठीक है, और बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर ये एज्यूम डायरेक्शन को देखें तो ये बैटरी को कौन से टर्मिनल से लीव कर रहा है, कौन से टर्मिनल से बैटरी को छोड़ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, राइट। तो इसका मतलब जो ईएमएफ है उसके पहले नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये कहता तो ये है कि द सम ऑफ द ईएमएफ्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंसेस। तो ईएमएफ यहाँ पे एक ही है, इस छोटे से क्लोज लूप में तो सिर्फ E1 ही है, और चूंकि यहाँ पे जो एज्यूम डायरेक्शन है वो इसको नेगेटिव से लीव कर रहा है, इसीलिए इसके आगे माइनस साइन होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस। तो इस क्लोज्ड लूप में कितने रेजिस्टेंसेस हैं, अगर आप इस क्लोज्ड लूप पे देखिए, एक है R1 और दूसरा है R2। R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो एक है I1 R1 और दूसरा क्या है R2, और R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2, तो यही दो हैं जो रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे। अब हमें जानना ये है कि इनके पहले प्लस साइन लगेगा कि माइनस साइन लगेगा। तो उसके लिए स्टेप नंबर 3, IR जो है वो पॉजिटिव होगा इफ इन द एज्यूम डायरेक्शन, मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है अगर उसी डायरेक्शन के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है उस रेजिस्टर पे, तब वो पॉजिटिव होगा। तो R1 को देखते हैं, R1 में तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमारा एज्यूम डायरेक्शन इधर है, तो दोनों ऑपोजिट है। तो I1 R1 से पहले माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से I1 प्लस I2 इंटू R2, ये किधर फ्लो कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट हमारा एज्यूम डायरेक्शन इधर है, वो फिर से ऑपोजिट है, तो इधर भी नेगेटिव लग जाएगा, राइट। क्या हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है? नहीं, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर मार दिया है, इसको तो हम भूल ही गए हैं, बट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल R1, और इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। और इसका क्या डायरेक्शन है, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस से देखें तो सेल से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि फिर से एज्यूम डायरेक्शन के उल्टे है, तो इसके पहले भी माइनस लगेगा। तो इस तरह से हमने इस क्लोज्ड लूप के लिए जो करंट, ईएमएफ और रेजिस्टेंसेस हैं उनके बीच का रिलेशन बनाते हुए एक एक्सप्रेशन लिख डाला। तो इसीलिए किरचॉफ्स लॉ के ये 3 स्टेप्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं दूसरे वाले लूप के लिए, दैट इज़ लूप CDEFC। ये भी क्लोज्ड लूप है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप एक डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, हमने कर लिया। इसमें सम ऑफ द ईएमएफ्स कितनी है, एक ही है जो कि E2 है, और इस तरफ क्या क्या है रेजिस्टेंसेस में, एक तो R2 है, एक R3 है और एक स्मॉल R2 है। R2 से, कैपिटल R2 से क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। R3 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, और स्मॉल R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। तो ये सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब जो है प्लस माइनस की बारी है, तो नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से E2 को जो एज्यूम डायरेक्शन है वो किधर से लीव कर रहा है, तो हमारा एज्यूम डायरेक्शन कुछ ऐसा है, राइट। तो ये बैटरी को लीव कर रहा है, बैटरी को छोड़ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब I1 प्लस I2 इंटू R2 देखते हैं, इसमें हमारा एज्यूम डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और करंट भी इसी तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। I2 R3 में जो करंट है वो करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है और हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी यही है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। I2 R2 में हमारा एज्यूम डायरेक्शन इधर है और करंट भी इधर ही फ्लो कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो इस तरह से देखिए, एक बार अगर आपको दोनों स्टेप्स याद रहें तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। एक बार प्रैक्टिस और करेंगे और इस बार हम बड़ा वाला लूप कंसिडर करेंगे, यानी कि ABFEA, ये बड़ा वाला लूप को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बड़े वाले लूप में हम जब भी लूप कंसिडर करते हैं हम अंदर के जो ब्रांचेस हैं उनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बड़े वाले लूप में E1 है, E2 है, R1 है, R3 है, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसमें हमारा सम ऑफ द ईएमएफ्स में E1 भी आएगा और E2 भी आएगा, और इस तरफ क्या क्या आएगा, एक तो R1 आएगा, एक तो R3 आएगा, और क्या आएगा, स्मॉल R1 आएगा और स्मॉल R2 आएगा,
ठीक है। तो कैपिटल R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, R3 से कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, स्मॉल R1 से फ्लो हो रहा है I1 और स्मॉल R2 से फ्लो हो रहा है I2। अब हमें खाली साइंस डालने हैं। तो E1 के लिए अब इसमें भी बड़े वाले लूप में भी लेटर से हमने ये वाला डायरेक्शन एज्यूम किया। तो अगर आप देखें तो E1 को ये नेगेटिव टर्मिनल में लीव कर रहा है तो E1 नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वही डायरेक्शन जो है E2 को पॉजिटिव टर्मिनल में लीव कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। I1 R1 के केस में अगर आप देखें तो I1 R1 में करंट का डायरेक्शन इधर है बट हमारा एज्यूम डायरेक्शन इधर है, तो इसीलिए ये I1 R1 से पहले नेगेटिव लग जाएगा। I2 R3 के केस में करंट इधर जा रहा है, हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। I1 स्मॉल R1 इस केस में हमने एज्यूम इस डायरेक्शन में किया है बट करंट इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। I2 R2 में जो एज्यूम डायरेक्शन है उसी तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो इसीलिए ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 एक्सरसाइजेस किए हैं एंड आई थिंक इसके बाद आपको क्लियर हो गया है कि हम किरचॉफ्स लूप लॉ का यूज़ कैसे करते हैं। तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो उसको छोटे छोटे 2 लूप्स में डिवाइड कर दो, दोनों के लिए ये इक्वेशन लिख दो और उसके बाद यू कैन सॉल्व द 2 इक्वेशंस ताकि आप वैल्यूज़ निकाल सको। जो भी अननोन वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हो। अब हम कुछ अरेंजमेंट्स की और कुछ डिवाइसेस की बात करेंगे जिसके हेल्प से हम किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो या करंट निकाल सकते हो या वोल्टेज निकाल सकते हो। फॉर इंस्टेंस अभी जो अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं R1, R2, R3, R4 इस तरीके से 4 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमें कैसे काम आता है, ये हमें एक कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के काम आता है। कैसे, तो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले बता दें कि ये जो नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये नाम रखा गया था आफ्टर सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, और बैलेंस्ड ये कब होता है, जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है। जब R1/R2 का जो रेशियो है वो R3/R4 के रेशियो से बराबर होता है, उस समय ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है। और उस समय बैलेंस्ड कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में एक डंडी रहती है, जब भी करंट फ्लो करता है उस आर्म से तो वो डिफ्लेक्ट करती है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी कि ये जो आर्म है इस आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करता, इस तरफ से करंट फ्लो करता ही नहीं है। तो अब बात यह है कि हम इस कॉन्सेप्ट से हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब जैसे R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इसमें से अगर कोई एक रेजिस्टेंस अननोन है तो अगर हम इसको बैलेंस्ड कंडीशन में ला सके तो हम उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन के हेल्प से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेस। तो मीटर ब्रिज से हम ना ही केवल एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम 2 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे, तो मीटर ब्रिज भी जो है वो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसमें क्या रहता है, इसमें एक स्ट्रेट वायर रहती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी। ठीक है, और उसके अक्रॉस हम 2 रेजिस्टेंसेस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है R और S, और इनके बीच से एक वायर जोड़ के हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, हम क्या करते हैं, हम तुक्के में ये पॉइंट ढूंढते रहते हैं इस स्ट्रेट वायर के ऊपर कि कौन सा वो पॉइंट हो जिसके लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ना करे। और जो भी वो पॉइंट हो, जैसे इस केस में मे बी ये जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है, इसको हम कभी बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं, कभी टैपिंग पॉइंट कहते हैं, कभी नल पॉइंट कहते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हमने एक बार ढूंढ लिया, इसका मतलब है अभी हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर नहीं रहा है, इसका मतलब है R/S शुड बी इक्वल टू ये वाला लेंथ
डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ, क्योंकि ये वाला लेंथ एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, उसी तरह वायर का ये वाला लेंथ एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये लेंथ L1 है तो ये लेंथ कितना होगा 100 माइनस L1, क्योंकि जो पूरा लेंथ है वायर का वो 100 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब हम इसके हेल्प से कैसे कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज। जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, जब एक बार हम ये नल पॉइंट निकाल लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1 इज इक्वल टू R बाई S। तो अगर R और S दो अननोन रेजिस्टेंसेस हैं तो इस इक्वेशन से हम R और S का रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दो अननोन रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हुई है तो हम दूसरे वैल्यू को निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से इस एक एक्सप्रेशन से हम ना केवल एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम बल्कि दो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले तो हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। हालांकि गैल्वेनोमीटर कभी भी कोई चीज़ मेजर नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू डिटेक्ट स्मॉल करंट पासिंग थ्रू इट। जैसे मैंने बताया, जैसे ही करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो उस डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि करंट पास हुआ या नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, क्योंकि कभी भी गैल्वेनोमीटर ये नहीं बता सकते हैं कि भाई 1 एम्पियर करंट गया या 10 एम्पियर करंट गया। ये सिर्फ इतना बता सकता है कि करंट गया या नहीं गया। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को हम चाहे तो छोटे से अरेंजमेंट से हम इसको एक एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और हम इसको वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। एमीटर क्या होता है? एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? ये वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कैसे करते हैं। तो एमीटर में चेंज करने के लिए हम एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू लेते हैं। लो रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि अगर हम लो रेजिस्टेंस लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट उससे पास कर पाएगा, क्योंकि हमको मेजर तो करंट ही करना है, राइट। तो इसलिए हम एक लो रेजिस्टेंस लेंगे और उसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे। अब पैरेलल में क्यों? क्योंकि अगर सीरीज में लगाएंगे तो जितना करंट इस लो रेजिस्टेंस से पास करेगा उतना ही करंट गैल्वेनोमीटर से भी पास करेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, और इस लो रेजिस्टेंस को जनरली हम कहते हैं शंट। तो लेट अस एज्यूम कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है G, और जो रेजिस्टेंस हमने ऐड किया है उसका रेजिस्टेंस है X। तो क्या होगा इस केस में? अगर I टोटल करंट आ रहा है तो अधिकतर करंट जो है वो इस लो रेजिस्टेंस के थ्रू ही पास करेगा, और गैल्वेनोमीटर की तरफ से जो करंट जाएगा वो एक बहुत ही छोटा करंट होगा IG। तो इस शंट की तरफ से जाएगा I माइनस IG। तो अब ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? I इंटू R, दैट इज IG इंटू G। और यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी रहेगा, दैट इज I माइनस IG इंटू S। तो यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG इंटू G। तो यहाँ पे जो IG है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। तो बेसिकली अगर आप एक रेजिस्टेंस ले लें इस वैल्यू की तो आप आराम से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर में तो हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे है? वोल्टेज पे। तो हम चाहते हैं कि करंट कम से कम फ्लो करे, क्योंकि जैसे ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो हम वोल्टेज को ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम हाई रेजिस्टेंस लेंगे और सीरीज में लेंगे। तो कैसा रहेगा हमारा अरेंजमेंट? ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में ही हम एक हाई रेजिस्टेंस R ले लेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो भी करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा वही सेम करंट इस रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा। और अब हमारा काम क्या है? इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? IG इंटू G प्लस R। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई IG माइनस G। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जो हमें डालने, जिसको डाल के हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एमीटर और वोल्ट मीटर से हम करंट्स मेजर कर सकते हैं।
नीट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम इतना करंट मेजर कर सकता है, उसको एमीटर में चेंज करना है, कितना रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगेगा या पैरेलल में लगेगा, छोटा रेजिस्टेंस होगा या बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद रख लीजिए, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस में आप गलत ना करें। अब हम और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड होगा। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक आइडियल वोल्टमीटर के जैसा है। इससे हम ईएमएफ मेजर भी कर सकते हैं, यानी कि सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेजर भी कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं किसी सेल का, और दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम एक पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से डिफरेंट कैसे है? तो पोटेंशियोमीटर की खासियत ये है कि ये जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उस वक्त ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो बेसिकली दिस इज लाइक एन आइडियल वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर के जैसा है। तो हम ईएमएफ कंपेयर कैसे करते हैं? तो अगर हमारे पास दो सेल्स है, एक का ईएमएफ E1 दूसरे का ईएमएफ E2, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। यहाँ पे L1 और L2 क्या है? L1 है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर जब ईएमएफ E1 है। तो अगर जो सर्किट है हमारा उसमें जो सेल का ईएमएफ है जब E1 है, तब हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है L1। जब सेल का ईएमएफ E2 है तब हमारा बैलेंसिंग लेंथ है L2। तो अब अगर हमारे पास दो सेल्स हैं विद डिफरेंट ईएमएफ्स, तो पहले हमने एक सेल को लगाया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 निकाला, दूसरा सेल लगाया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ L2 निकाला। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, और इसी से हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो होता है L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू S, जहाँ पे R सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल S जो है ये है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, और L1 L2 एज यूजुअल बैलेंसिंग लेंथ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू S। यहाँ पे E जो है वो है EMF सेल का, और V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द सेल। तो इन फॉर्मूले के हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसीलिए जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, नीट सीरीज के किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप उस चैप्टर का examfear.com में क्लास 11th और 12th में जो ओरिजिनल वीडियो है उसको जरूर देखें। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक रिकैप के लिए वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से, और ये होता है VIT, जहाँ पे V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और T है टाइम टेकन। अब ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IR इंटू I इंटू T, दैट इज I स्क्वायर RT। अगर हम चाहें तो इसको हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R इंटू T। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल J। ना जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जितना भी हीट, जब भी करंट फ्लो होता है उसके साथ एसोसिएटेड एक हीट होता है। मतलब करंट फ्लो होने की वजह से या तो हीट रिलीज होता है, कई बार हीट एब्जॉर्ब होता है। तो जो भी हीट एसोसिएटेड होता है एक करंट फ्लो से, दैट इज गिवन बाय VIT। सो बेसिकली यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, और इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिकल पावर होता है V इंटू I, क्योंकि पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी है VIT पर यूनिट टाइम, तो T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू VI। और पावर को हम मेजर करते हैं वॉट में, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल W। तो SI यूनिट वॉट है, हालांकि बड़े यूनिट्स में आता है किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया हमारा SI यूनिट पावर का। लेकिन जब हम
कॉमर्शियल स्केल में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन मेजर करते हैं, जैसे घर में बिजली बिल आता है तो उसके लिए जो है मीटर रीडिंग लेके जाते हैं लोग और उस मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल आता है। तो मीटर रीडिंग में हम ऐसे देखते हैं कि भाई हमारा इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो है कुछ भी, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स। अब ये यूनिट क्या होता है, इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है, तो ये यूनिट जो है ये बेसिकली एक कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेजर करने के लिए, और ये यूनिट बेसिकली है किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज बेसिकली 1 यूनिट, और 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसका मतलब है एनर्जी डिसिपेटेड इन 1 आवर, कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ है 1 घंटे में जब सर्किट का इलेक्ट्रिक पावर है 1 किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। इतना जूल मिलके 1 किलोवाट बनता है, और 1 किलोवाट ही 1 यूनिट होता है। तो अगर कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो कि भाई जो कॉस्ट है वो 1 यूनिट का कॉस्ट 1 रुपी है, तो इस प्रॉब्लम में जो सिनेरियो दिया गया है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, तो उसमें सबसे पहले आपको पावर निकालना है, उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट होता है। तो उस तरह से आपको पावर कंजम्पशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। एक बार आपने निकाल लिया कि इतना यूनिट पावर कंज्यूम होगा, तो उसके बाद उसका कॉस्ट निकालना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, इसके बाद खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू विल नेल इट। ठीक है, तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।